हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक हम पीछे के वीडियो लेक्चर में सेंटेंस के ट्रांसलेशन को पढ़ना शुरू किए थे, जहाँ पर हमने वर्ब बी अर्थात जिसके रूप होते हैं इज, एम आर, वाज वर, विल बी, फैल बी, इनके बारे में जाने। और हमने ये जाना कि जो इज एम आर होता है वो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है, वाज वर जो होता है वो पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, और विल बी, फैल बी फ्यूचर टेंस में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने यूज ऑफ इज एम आर के तहत ट्रांसलेशन कुछ नियमों को जाना था। तो आज उन्हीं नियमों से रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस को लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इन दिए गए वाक्यों का इंग्लिश में। तो बिना समय गवाए मैं ट्रांसलेशन को शुरू करता हूँ। ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं इन वाक्यों में आए हुए कुछ शब्दों की वर्ड मीनिंग यहाँ पर बता देता हूँ, सो दैट हमारा ट्रांसलेशन जो करना आसान हो जाए। जैसे पहला सेंटेंस देखने तो पहले सेंटेंस में मतलब भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, तो यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है जन्मस्थली। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी जन्मस्थली की हो जाएगा बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में जाएंगे तो यहाँ पर इस गली के बच्चे शैतान हैं, तो गली के बच्चे का यहाँ पर अगर गली का लिखेंगे तो गली को हो जाएगा स्ट्रीट, गली को हो जाएगा स्ट्रीट, और बच्चों का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरे सेंटेंस में जाएंगे तो यहाँ पर एक शब्द है कंजूस। कंजूस की इंग्लिश होती है माइजर। और जो अगले सेंटेंस पहुंचेंगे तो यहाँ पर मुझे एक शब्द दिख रहा है विश्वसनीय, जिसकी इंग्लिश होती है रिलायबल, रिलायबल। और उसके बाद पहुंचेंगे अगले सेंटेंस में तो यहाँ पर गर्म, गर्म की इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगी? हॉट। और यहाँ पर गहरा, गहरे की इंग्लिश क्या होती है? डीप। और यहाँ पर तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या हो जाएगा प्रॉब्लम। और इन द लास्ट सेंटेंस क्या तुम परेशान नहीं हो, तो परेशान की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर वरीड। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो यूज करेंगे हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। तो मैं आपको दोबारा से बार याद दिलाता हूँ, जो इज एम आर होते थे, इज एम आर का प्रयोग कैसे करते थे? इज एम आर फर्स्टली प्रेजेंट टेंस को डिनोट करते थे, और जब ये प्रेजेंट टेंस होते थे हिंदी के जो वाक्य होते थे उनके अंत में है, हैं, हूं या हो जैसे शब्द आते हैं, या फिर होता है, होता है या होते हैं। और मीनिंग वाइज चलेंगे तो जो हूं होता है, हूं की इंग्लिश होती है एम, और है या होता है की इंग्लिश होती है इज। और यहाँ पर बात करेंगे हो, हैं या फिर होते हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, होते हैं, इसकी इंग्लिश होती है आर। ये तीन शब्द हो गए जो हिंदी में जो लिखा गया है, हूं, हो, होता है, होते हैं, इनकी अलग अलग ये इंग्लिश भी हो गई है। और मैंने बताया था एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ, मतलब अगर सब्जेक्ट आई आ जाए तब प्रयोग किया जाएगा एम का। इसका प्रयोग कब करते थे? ही, सी, इट, या फिर एक वचन जिसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ करेंगे इज का प्रयोग। अब आगे बढ़ेंगे आर, आर का प्रयोग किसके साथ करते थे? यू, वी, दे। और बहुवचन अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस दिया गया है मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्या जन्मस्थली है? आंसर में है मथुरा, तो मथुरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? मथुरा। यहाँ पर हमने मथुरा लिख लिया। अब मथुरा लिखने के बाद हमको पता चल रहा है कि एक नाम है, जगह का नाम है, जो कि एक ही जगह का नाम है, एक सिंगुलर हो गया है। और मैंने जस्ट बताया अगर एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो इसके पास यहाँ पर यूज वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे इज। मथुरा इज, मथुरा क्या है? जन्मस्थली है। मथुरा इज द बर्थ प्लेस, मथुरा इज द बर्थ प्लेस। किसका बर्थ प्लेस है? किसकी जन्मस्थली है? भगवान कृष्ण की। ये हो जाएगा ऑफ लॉर्ड या फिर गॉड, गॉड कृष्ण। तो यहाँ पर हमने इस गिवन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है, जो क्या बन गया है? मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ गॉड कृष्णा।
तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या बोला गया है, इस गली के बच्चे शैतान है। तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, शैतान कौन है, इस गली के बच्चे। तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये क्या हमारा हो जाएगा, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्ट्रीट, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्ट्रीट। अब यहाँ पर हम देखेंगे चिल्ड्रेन का प्रयोग किया गया है। जो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है। तो अब हम लोग इसके लिए हेल्पिंग यहाँ पर एक वर्ड क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्ट्रीट आर क्या है, शैतान है। शैतान इंग्लिश में आ जाएगी नॉटी। तो इस प्रकार से हमने दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। तो क्या बन गया है, चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्ट्रीट आर नॉटी। तो यहाँ पर आई थिंक ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी रूल है, बहुत ही इजी तरीके से इसको ट्रांसलेट किया गया है। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप वीडियो को एक बार वापस से जाकर देखिए, चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। और जो भी रूल्स अगर आप और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है मेरे चाचा जी कंजूस नहीं है। इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर पूर्ण विराम आया हुआ है। मैंने एक चीज बताया था जो मैंने डिस्कस नहीं किया है कि हम लोग कई बार ट्रांसलेशन करते हैं, तो ट्रांसलेशन करते समय हम सेंटेंस को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि सेंटेंस को पहचानना हमको आना चाहिए। जैसे कि ऊपर दो सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, हम लोग ट्रांसलेशन करते समय मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में ये दो सिंबल को पढ़ते हैं, एक ये पूर्ण विराम होता है, एक ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हमेशा जब टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो वहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है। ये सिंबल आने पर, पूर्ण विराम का सिंबल आने पर वो क्या हो सकता है, या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो अफर्मेटिव जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर निगेटिव वर्ड ना आया हो, मतलब नहीं शब्द का प्रयोग ना हुआ हो। तो ये देखिए ऊपर की जो दो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस को देखेंगे, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव शब्द जो नहीं शब्द होता है, ये जो नहीं शब्द होता है, इस नहीं शब्द का प्रयोग इस पूरे वाक्य में नहीं किया गया है। और वाक्य में क्या आ गया है, पूर्ण विराम आ गया है। जब नहीं शब्द नहीं आता है तो वो सेंटेंस बन जाता है अफर्मेटिव। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सेम वे में यहाँ भी पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम यहाँ भी है, लेकिन इसमें भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव। का मतलब क्या सकते हैं, जो स्टार्टिंग के दो सेंटेंस थे वो कौन से सेंटेंस थे, वो थे अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं इज एम आर लिखा जाता है, और अंत में क्या लिख देते हैं, अदर वर्ड्स, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप के साथ। तो ये स्ट्रक्चर मैंने फॉलो करके इन दो स्टार्टिंग के दो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग किया गया, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, और लास्ट में क्या आ गया है, पूर्ण विराम आ गया है। अब देखिए पूर्ण विराम के साथ नहीं शब्द आया हुआ है। जब पूर्ण विराम के साथ नहीं शब्द का प्रयोग हो जाता है तो वो सेंटेंस बनता है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। कौन सा सेंटेंस हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। और जब नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है तो वहां पर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। नेवर का ही प्रयोग कर लेते हैं, यदि नहीं की जगह कभी नहीं का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, नेवर, नॉट या नेवर। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स किसके साथ, फुल स्टॉप के साथ। ये स्ट्रक्चर हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस का। तो अगर तीसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाए तो सब्जेक्ट क्या, कंजूस कौन नहीं है, मेरे चाचा जी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माय अंकल। अब यहाँ पर जो चाचा जी हैं, अंकल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इज। अब सेंटेंस में क्या शब्द आया था, नहीं शब्द भी आया हुआ था। जब नहीं शब्द आया है तो नेगेटिव इंग्लिश नॉट लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद ये हो जाएगा माय अंकल इज नॉट, क्या नहीं है, कंजूस नहीं है। तो कंजूस इंग्लिश क्या मैंने बताया यहाँ पर, माइजर बताया है। तो ये हो जाएगा माय अंकल इज नॉट माइजर। इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है। आई होप आपको इसका ट्रांसलेशन भी समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक झूठा आदमी कभी विश्वसनीय नहीं होता है। तो देखिए पूर्ण विराम आया है, नहीं यहाँ भी है,
अर्थात फिर से पूर्ण विराम के साथ नहीं का प्रयोग किया गया तो निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा और गौर से देखिए तो नहीं के पहले कभी भी आ गया है, अर्थात यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। और जब कभी नहीं का प्रयोग किया गया है यहाँ पर जो नॉट का प्रयोग किया गया था इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नहीं था, लेकिन अगले सेंटेंस में चौथे वाले में कभी नहीं का प्रयोग कर दिया गया है, तो नॉट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो विश्वसनीय कौन नहीं होता है, एक झूठा आदमी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या जाएगा, झूठे आदमी का इसका होता है अ लायर मैन। तो ये लिखेंगे चौथे सेंटेंस में अ लायर मैन, ये लिख लिया। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ए लिख दिया है जो इसको सिंगुलर बना दिया है। अब जब सिंगुलर बना दिया है तो डेफिनेटली हेल्प वहां पर वर्ब क्या करेंगे, वो आ जाएगा इज, अ लायर मैन इज। अब यहाँ पर मैंने बताया कभी नहीं आया हुआ है, तो कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का, ये हो जाएगा नेवर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिख लिया है, हमने एक छोटे आदमी की इंग्लिश लिख लिया है, होता है इसकी इंग्लिश लिख लिया है, और कभी नहीं की इंग्लिश लिख लिया है। बचा क्या है, विश्वसनीय। तो ये क्या हो जाएगा, रिलायबल, क्योंकि विश्वसनीय मैंने बताया विश्वसनीय की इंग्लिश क्या होती है, रिलायबल, ये हो जाएगा रिलायबल। तो पूरा ट्रांसलेशन क्या हो गया है, अ लायर मैन इज नेवर रिलायबल। हम अगर चाहें तो यहाँ पे अ लायर मैन में जो मैन है इसको भी हटा सकते हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अ लायर से भी हो सकता है, चल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, क्या सूर्य बहुत गर्म होता है। यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, और एक क्वेश्चन मार्क ये डिनोट कर रहा है कि दिया गया वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में मैंने एक चीज बताया था कि ये भी दो तरीके से वाक्य में इनका ट्रांसलेशन किया जाता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। यस में अर्थात जो फर्स्ट टाइप होता है, ऐसे सेंटेंस जिनका हिंदी में प्रारंभ किससे हो जाए, क्या शब्द से, क्योंकि यहाँ भी क्या आया हुआ है, अगले सेंटेंस में क्या आया हुआ है, और इनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, क्या सूर्य बहुत गर्म होता है, अगर ये क्वेश्चन मैं किसी से पूछूं तो वो दो ही आंसर दे सकता है। अगर सूर्य गर्म होगा तो बोलेगा हाँ, अगर सूर्य गर्म नहीं होता है तो क्या बोल सकता है, नहीं। अर्थात इसका उत्तर यस या नो में देना संभव है। तो दैट इज मीन ये सेंटेंस कौन सा हो गया है, ये इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव किस टाइप हो गया है, इंट्रोगेटिव ये हो गया है यस नो टाइप का, यस नो टाइप हो गया है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था यस नो टाइप के लिए कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट हमारा सूर्य था। अब सूर्य क्या है, सिंगुलर होता है। अब जब सूर्य सिंगुलर होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। और यहाँ पर देखिए होता है आया है, तो मैंने बताया होता है कि इंग्लिश का क्या होती है, होता है कि इंग्लिश होती है इज। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर तो ता है आया हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात होती है, ता है पहचान किसकी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। लेकिन वहां पर जो ता है, ती है, ते है होते हैं, वह मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं, अर्थात वहां पर किसी काम का होना पाया जाता है। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है सूर्य का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ता है का तात्पर्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ जो होता है या फिर है, इसकी इंग्लिश होती क्या है, इसकी इंग्लिश इज भी होती है। तो चलिए इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा इज। अभी लिखने के बाद देखिए इज एम आर में हमने इज को लिख लिया है। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, सूर्य था, ये क्या लिखेंगे, द सन, इज द सन। अब क्या है, गर्म होता है, अब गर्म की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हॉट, इज द सन और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। किस तरह से ये हमने ट्रांसलेशन कर लिया है पांचवें सेंटेंस का। आई होप आपको भी ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, क्या समुद्र गहरा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में क्या, स्टार्टिंग किससे हुआ है, क्या शब्द से हुआ है। तो डेफिनेटली फिर से ये किस टाइप का सेंटेंस बन गया है, यस नो टाइप का सेंटेंस बन गया है। जब यस नो टाइप का सेंटेंस बन गया है तो फिर से किससे प्रारंभ करेंगे, इज एम आर में से ही किससे प्रारंभ करेंगे। तो गहरा क्या नहीं है, समुद्र। अब समुद्र में क्या है, सिंगुलर है, और इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेन, यहाँ पर वर्ब आ जाएगा इज। अब यहाँ पर इज हो गया है, इज के बाद देखेंगे समुद्र, इज द सी, इज द सी। यहाँ पर देखिए चीज दिया हुआ है, यहाँ पर निगेटिव वर्ड नहीं दिया गया है,
इंट्रोगेटिव तो है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें नेगेटिव वर्ड भी प्रयोग किया गया है। तो ये बात जान लीजिए, जब भी हम लोग किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड आया हो, तो उस नेगेटिव वर्ड की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बगल में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख लिया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इज एमआर में से इज लिख लिया, फिर सब्जेक्ट लिखा और नहीं का प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट पर किसका प्रयोग करना है, नहीं पता है वो तो नहीं की लिख लेंगे, सी के बाद नॉट। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है गहरा, और गहरे के लिए मैंने बताया है डीप, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे डीप। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन हो गया हमारे छठवें सेंटेंस का। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारा दिया हुआ है। अब तुम्हारी समस्या क्या है, तो आपस से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, और ये क्वेश्चन मार्क इस बात का इंडिकेशन है कि जो दिया गया सेंटेंस है ये है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में किस टाइप का है, देखेंगे यहाँ पर ये जो वाक्य इसका प्रारंभ इन दो वाक्यों की तरह क्या से नहीं हुआ है। अब जब क्या से नहीं हुआ है तो देखेंगे कि प्रथमाचक शब्द यहाँ पर भी क्या ही है, लेकिन ये आया कहाँ पर है, वाक्य के बीच में आया हुआ है। और जब भी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए वो हमारा क्रिएट करता है WH टाइप सेंटेंस को। और जब भी WH टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, ये जो yes no टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड का। अर्थात जब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाएगा तो हम इस ऐसे वाक्यों को स्टार्टिंग किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। यहाँ पर हमने व्हाट लिख दिया। अब व्हाट लिखने के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी समस्या। तो यहाँ पर तुम्हारी समस्या की इंग्लिश होती है योर प्रॉब्लम। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो पॉसेसिव केस का प्रोनाउन योर होता है या आवर होता है, इनको प्लूरल मान के जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होता है उनको योर या आवर के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। मैंने जस्ट बताया ये तुम्हारी समस्या की इंग्लिश हो जाएगी योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। तो जब भी ऐसे शब्द वाक्य के स्थान, वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं जहां पर पॉसेसिव केस का नाउन प्लस पॉसेसिव केस का प्रोनाउन प्लस नाउन होता है, तो कभी भी हमारा जो वर्ब होता है वो पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आता है। अर्थात इसके अकॉर्डिंग वर्ब को हम लोग लिखते ही नहीं है। जब भी वर्ब लिखा जाता है वो लिखा जाता है पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के साथ जुड़े हुए नाउन के अकॉर्डिंग। यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे, यदि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है योर प्रॉब्लम, जो कि सिंगुलर है यहाँ पर नाउन, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, जो कि क्या होगा, इज होगा। तो ये हमने लिख लिया व्हाट इज। अब क्या लिखना है, देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड लिख लिया, यहाँ पर इज एमआर में से इज को लिख लिया। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया है, योर प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लिख लेंगे योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए बचा क्या है, हमने इसकी इंग्लिश लिख लिया, इन सबकी इंग्लिश लिख लिया, बचा है अब, और अब की इंग्लिश क्या होती है, ना। तो ये ट्रांसलेशन रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का। लास्ट क्वेश्चन है, क्या तुम परेशान नहीं हो। तो देखिए वापस से क्वेश्चन मार्क है, वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है, जस्ट लाइक फिफ्थ सेंटेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क के पास नहीं पद भी आया हुआ है, बिल्कुल छठवें क्वेश्चन की तरह है। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को ट्रांसलेट आप स्वयं से करें, कोशिश करें, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जहाँ मैं उनको बता दूंगा कि ये सेंटेंस आपने जो ट्रांसलेट किया है सही है या गलत। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वर्ब बी के अंतर्गत वाज और वर का प्रयोग जो क्रिएट करते हैं पास्ट टेंस को कैसे यूज करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ वाज आता है, किन सब्जेक्ट के साथ वर आता है, और किस प्रकार से ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, इसको हमें सिखाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।